अच्छा, मैं एक बात करता चलूँ कि इसको मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि दिस पॉइंट दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा क्यों होता है कि +2 भी चार्ज है, +3 भी चार्ज है? बिकॉज़ होता ये है कि आपका 4s और 3d असल में ये एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो ट्रांज़िशन मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये 4th पीरियड के हैं। ये चीज़ आपने ज़रूर देखी 4th पीरियड में ये आते हैं, 3rd में नहीं है ये, 4th पीरियड स्टार्ट होते हैं। तो ये इनका जो 3d और 4s जो ऑर्बिटल्स हैं सबशेल्स हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो जब इनमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो 4s में से निकल जाएँ, फिर उसके बाद 3d में से 1 निकल जाए, 2 निकल जाए, 3 निकल जाए, 4 निकल जाए, बहुत ईज़िली निकलते हैं, कुछ ज़्यादा मसला नहीं होता, कोई एनर्जी बैरियर बहुत ज़्यादा नहीं जंप करना पड़ता। इसलिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन ये जो हैं ये इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं और उस हिसाब से उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। कोई +2 कोई +3 मैंगनीट में अगर आप देखें +4 भी शो कर लेता है, +7 भी शो कर लेता है। तो मैंगनीज़ जो है, तो ये ऐसे है और को डिस्कस करना चाह रहा था कि दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट। वजह ये कि इनके बहुत सारे वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं और उन वेकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से आपने देखा होगा ऊपर मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये देखें बहुत सारे ऑर्बिटल्स जो हैं वो वेकेंट हैं, पूरी तरह फिल्ड नहीं है। तो ये बहुत ईज़िली डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं। वन्स अगेन आई एम रिपीटिंग इट कि दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट बिकॉज़ उनके डी जो सब शेल है उनके अंदर वेकेंट स्पेसेस होती हैं। उन वेकेंट स्पेसेस की वजह से ये डेटिव बॉन्डिंग कर पाते हैं मटेरियल्स के साथ। और वो एक्टिव साइट वगैरह का तो मुझे नहीं आइडिया, जैसे एंजाइम एक्टिविटी होती है, लेकिन ये डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग उनके साथ करते हैं और एक अल्टरनेटिव पाथवे भी दे देते हैं रिएक्शन को, एनर्जी बैरियर को भी नीचे ले आते हैं। तो दैट इज़ द सोल रीज़न कि दे आर गुड कैटलिस्ट। बाय द वे ये मैं भूल गया था पेस्ट करना, तो आप एक दफ़े इसे भी देख लें। ये इसकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो शो हो रही हैं। तो अगर आप देखेंगे कि टाइटेनियम +2 भी शो कर रहा है, +3 भी शो कर रहा है, +4 भी, इसी तरह वेनेडियम +2 +3 +4 +5। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है कि +2 इज़ वेरी कॉमन फॉर ऑल ऑफ देम। तो ये सारे ही शो कर रहे हैं और और ये जो है इसको ये दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप एटलीस्ट मैंगनीज ऑक्साइड की, डाइऑक्साइड की याद भी रखिए, पोटेशियम परमैंगनेट में +7 मैंगनीज का याद रखिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपने जहन में भी रखना है। निकल की भी याद रख लें, कोबाल्ट की भी मोस्टली देखें, दो ही हैं उसकी तो। अच्छा, तो नेक्स्ट हमने जो चीज़ करनी है, दोज आर कॉल्ड ट्रेंड्स। तो लेट मी ट्रेंड्स। ट्रेंड्स में दो ट्रेंड्स का ही हम जिक्र करेंगे। एक तो है एटॉमिक रेडियाई का, और दोनों इंटर रिलेटेड हैं दूसरे, दोनों एक ही तरह की बातें हैं। और दूसरा है आयनाइजेशन एनर्जीज। एटॉमिक रेडियाई को अगर हम डिस्कस करें तो पहले इसका ट्रेंड देखें। वैसे पीरियड 3 में देखें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन को, तो आप देखेंगे एटॉमिक रेडियाई छोटा होता जा रहा है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि दो पीरियड 3 के लिए मैं पहले लिख दूँ ताकि हम कंपेयर इजीली कर सकें। फिर थे में सोडियम से शुरू हुआ है, 11 प्रोटॉन नंबर हैं, तो 11 इसका न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव। और उधर तक पहुंचते पहुंचते क्लोरीन तक या इवन ऑर्गन तक ये जनाबे वाला 17 हो गया। ठीक है, और शेल इधर भी 3 है और शेल इधर भी 3 है। तो दैट मीन्स जो है आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ से है? तो बात यह है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेकिन नंबर ऑफ शेल्स आर सेम, दैट मीन्स यील्डिंग इफेक्ट इज कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। उससे क्या हो रहा है, तो न्यूक्लियर इफेक्ट को कैंसिल किसने करना होता है? शील्डिंग इफेक्ट ने करना होता है। तो जब वो ऑलमोस्ट सेम है तो न्यूक्लियर चार्ज की इफेक्टिविटी बढ़ती है, और जब बढ़ती है तो एटॉमिक साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है।
आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अगर हम आगे चलते हैं, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स से, तो उनका अगर आप ये ट्रेंड देखें, लेट मी शो यू, ये ऑलमोस्ट एक तरह का है। इसमें वजह क्या है? तो ट्रांजिशन मेटल्स की जो पहली लाइन है वो स्टार्ट हो रही है टाइटेनियम से और जा रही है कॉपर तक। और ट्रेंड ये है कि इनका एटॉमिक रेडियस इज ऑलमोस्ट सेम। वजह ये है दो के न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, बट दैट इज cancelled by increased shielding। और वो कौन कर रहे हैं? 3D सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 3D सब शेल इलेक्ट्रॉन्स, जो कि गाहे बगाहे बढ़ रहे हैं टाइटेनियम में। अगर टाइटेनियम देखें, टाइटेनियम मेरे ख्याल में 3D2 पे खड़ा है और यहाँ पे 3D10। यस। तो ये इस तरह की सिचुएशन है। तो अगर आप देखें तो इनके अंदर जब इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल में बढ़ते हैं तो ज़्यादा शील्डिंग करते हैं, पूरा एक कवरेज सी बना लेते हैं, जिससे न्यूक्लियर जो पुल है वो डिक्रीज होने लगता है, उसका इफेक्ट नहीं आता। जब वो इफेक्ट नहीं आता तो न्यूक्लियस पुल नहीं कर पाता शेल्स को, इसलिए एटॉमिक रेडियस रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, अब अगर आयनाइजेशन एनर्जी में देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी मुसलसल बढ़ रही है इन टर्म्स ऑफ पीरियड 3 सोडियम से लेके और कौन तक। वजह ये है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम। तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस छोटा हो जाता है। पीरियड 3 में क्या है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, शील्डिंग कांस्टेंट रहती है और अल्टीमेटली एटॉमिक साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है। जब छोटा होता है, एटॉमिक साइज छोटा होता है और न्यूक्लियर न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो एज अ रिजल्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। एंड व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इन इट्स गैसियस स्टेट। तो ये याद रखना है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करना है, दैट मीन्स कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है और आप अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो न्यूक्लियस के जो पुल को जो चीज़ कैंसिल कर रही है, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। और होता क्या है कि पीरियड 3 में चाहे सोडियम है, चाहे एंड तक ऑर्गॉन आ रहे हैं, क्लोरीन आ रहा है, तीन ही शेल्स हैं जो उसको शील्ड कर रहे हैं। तो शील्डिंग में कोई बढ़ ही नहीं रही शील्डिंग। जबकि आप डाउन द ग्रुप देखें तो शील्डिंग बढ़ जाती है। जब शील्डिंग बढ़ती है तो एटॉमिक साइज बड़ा होता है और आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है उसे निकालना ईजी हो जाता है। खैर, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। और जब हम बात कर रहे हैं इनकी ट्रांजिशन मेटल्स की, तो ट्रांजिशन मेटल्स में क्या है कि वो जो 3D इनर सब, मैंने ऊपर भी बात जिक्र किया है, वो जो 3D सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि टाइटेनियम से होते हैं, वेनेडियम क्रोमियम से होते हैं, बढ़ते जा रहे हैं 3D के अंदर। वो क्या, वो बड़ी अच्छा कवर प्रोवाइड, बहुत अच्छी शील्ड प्रोवाइड करते हैं। उस शील्ड की वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट नहीं आता और आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल्स के लिए तकरीबन सेम रहती है, इक्वल एनर्जी लगती है। अच्छा, ट्रांजिशन मेटल्स। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मानते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, बट शील्डिंग भी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? बाय इनर 3D इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हर एलिमेंट के गुजरते गुजरते ये भी बढ़ रहे होते हैं। उससे क्या होता है, एटॉमिक साइज जो होता है सेम रहता है, एटॉमिक साइज कांस्टेंट। जब वो कांस्टेंट रहता है तो एज अ रिजल्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। अच्छा, ये बात हो गया आयनाइजेशन।
इसकी सक्सेसिव का भी, इसकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। तो आपको पता होना चाहिए सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कहते किसे हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये सोडियम है, दिस इज सोडियम पॉजिटिव 1 + 1 इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। और जब इस पॉजिटिव वन आयन स्कैट आयन से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इट बिकम्स पॉजिटिव, तो ये सेकंड, लेट्स सपोज इधर एनर्जी लगी है 200 जूल लग गई है, तो अब ये ज़्यादा होगी, इट कुड बी 300 जूल और मोर, इट्स लाइक दैट। जैसे जैसे आपका एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो अगले इलेक्ट्रॉन के लिए थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि आप कम इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियर पुल ज़्यादा लग रहा है काइंड ऑफ। फॉर एग्जांपल पहले लेट्स सपोज 11 इलेक्ट्रॉन्स को 11 प्रोटॉन पुल कर रहे थे अपनी तरफ, तो अब क्या था कि पहला एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो 10 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन पुल कर रहे हैं, तो दैट इज वाई द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर। सो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, देन सेकंड एंड थर्ड देन फोर्थ, तो इस चीज को हम कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। और इनमें बिग जंप्स कब आते हैं, जब शेल का जंप आता है। तो लेकिन ट्रांजिशन मेटल में क्या है, ट्रांजिशन मेटल में होता ये है, ट्रांजिशन मेटल सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी भी ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, ऑलमोस्ट सेम। वजह क्या है, वजह ये है कि 4s सब शेल और 3d सब शेल, दे आर ऑलमोस्ट ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी, और ऑलमोस्ट एक दूसरे के इतना ये करीब एक दूसरे के ऊपर इस तरह एक दूसरे के ऊपर करीब चढ़े होते हैं कि एक से इलेक्ट्रॉन निकले या दूसरे निकले, एनर्जी ऑलमोस्ट एक ही है। तो फॉर एग्जांपल हम आयरन 3 की बात करते हैं, तो आयरन 3 में क्या है, ऑर्गॉन कर लेते हैं 4s2, और पहले नॉर्मल आयरन की बात करते हैं, और नॉर्मल आयरन 26 का होता है, पहले मैं 26 कर लेता हूँ 3d6। तो पहले मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, 4s1 हो जाएगा, फिर एक और निकालूंगा, पूरा 4s2 पूरा ही उड़ गया। लेकिन ये एक दूसरे के इतना करीब हैं, ये समझ लो एक ही जगह है, तो एक और निकाल लें, दूसरा निकाल लें, तीसरा निकाल लें काइंड ऑफ, और न्यूक्लियस से अभी इतना दूर हैं कि कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं आ रहा। उसके बाद 3d6 में से भी एक निकाल लें, तो ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के इतना करीब करीब हैं कि एनर्जी का कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आता। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन, थर्ड आयनाइजेशन, फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट रिमेन सेम, बिकॉज द ऑर्बिटल्स, the subshells are like overlapping each other and very close to each other, and the energy are very equal, very क्या कहें, बस हो गया। ये बात हो गई, तो ये भी हो गया। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के लिए मैं एक पेस्ट भी करना चाह रहा था। तो ये मैं पेस्ट भी करना चाह रहा था सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। फिर आप देखिए, तो दैट इज दिस एरिया ऑलमोस्ट इक्वल। तो बाकी अगर आप देखें स्पेशली पीरियड 3 की अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो ये सोडियम से मैग्नीशियम, ये दो जो जंप्स हैं, ये आपको वजह पता होनी चाहिए कि ये एस की हैं। तो अदरवाइज ओवरऑल ये बढ़ रही है, तो असूलन बढ़ तो ये भी रहा है, लेकिन बट दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ बिल्कुल सीधा ही है। तो ये आपने एविडेंस के तौर पे मैंने आपको ये भी दिखा दी, ये बुक में से ही आपके। अच्छा अगली बात बेटे जो हमने करनी है, दैट इज शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। D subshell has been divided into टू ऑर्बिटल सिस्टम, जिसके अंदर एक है जी डी एक्स स्केयर एंड वाई स्केयर, ये एक हो गया। दूसरा इसमें है डी जेड स्केयर। और जो दूसरा 3 ऑर्बिटल सिस्टम है या ग्रुप भी कह सकते हैं, 3 ऑर्बिटल ग्रुप या 2 ऑर्बिटल ग्रुप, तो इसमें है डी, कलर बदल रहे हैं, डी एक्स वाई एक, दो डी वाई
जेड, थ्री डी जेड एक्स। अच्छा, तो दीज दीज थ्री ऑर्बिटल सिस्टम, हमेशा याद रखिए कि ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं। इफ दिस इज द एक्सिस तो ये बिटवीन द एक्सिस है। तो अगर डी वाई जेड है तो ये जो लोब होगी ये वाई और जेड के दरमियान में होगी। और अगर डी एक्स जेड है तो एक्स और जेड के दरमियान में होगी ये लोब, सारी लोब से इसी तरह ही। और इसी तरह डी एक्स वाई के लिए भी इसी तरह है, लेकिन जो डी एक्स स्केयर और वाई स्केयर है ये अलोंग द एक्सिस होंगे, यानी जो ऑर्बिटल होगा वो ऑन द लाइन ऑफ एक्सिस होगा, ये याद रखना है। और एक्स स्केयर इसलिए कहते हैं कि एक एक्स इधर और एक एक्स इधर और एक वाई इधर और एक वाई इधर। और जेड स्केयर में क्या होगा, जेड के ऊपर एक जेड का ऐसे बना लेना, एक जेड ये और एक जेड ये और एक डोनट बना देना उसके इर्द गिर्द। वैसे अगर मैं आपको अपने हाथ से बनाना सिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का होगा। अगर ये आपने एक्सेस बना लिया, अगर आपने डी एक्स वाई बनाना है तो इसको एक्स कह लेते हैं, इसको वाई कह लेते हैं। और अगर बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे, ये 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 और ये, इजी पीसी लेमन स्क्वीजी। और अगर आपने बनाना है डी वाई जेड तो कोई मुश्किल नहीं, आप इसे आप इसे वाई कह लें, इसे जेड कह लें, बिकॉज दीज आर द एक्सेस इन द स्पेस। तो आपने सिर्फ इनको मेंशन करना है और बना देना है उसी तरह, कोई फ़र्क नहीं, कुछ नहीं। और आप वो, और इसे थर्ड के लिए भी कर देना, अपेरेंटली मैं बना देता हूँ उसके लिए भी। तो डी जेड एक्स करना है तो इसको जेड कह लें, इसको एक्स कह लें और बना डालें, ठीक हो गया। और इसी तरह ये तो हो गया थ्री ऑर्बिटल सिस्टम। अगर टू ऑर्बिटल सिस्टम में करना है तो वो आपने अलोंग द एक्सिस बनाना है, डी एक्स स्केयर वाई स्केयर, यही था ना, यस। तो आप इसको एक्स कर लें, इसको वाई कर लें, तो ये एक एक्स, ये एक्स स्केयर हो गया, ये और ये एक वाई हो गया, ये दूसरा वाई हो गया। तो डी एक्स स्केयर वाई स्केयर। और अगर डी जेड स्केयर बनाना है इसका एक दूसरे वाला, तो जी मैंने रेड से बना दिया तो ब्लू से ऊपर वाला बना देते हैं। इसको जेड कहना है, इसको जो एक्स कहना है कुछ भी कहना है डजेंट मैटर। ये जेड के दो हो गए, एक जेड दूसरा, तो ये डी जेड स्केयर हो गया। लेकिन साथ फिर एक डोनट भी बनाना है, इस तरह वाला डोनट। तो ये इनके ऑर्बिटल्स की शेप है, ये पेपर में बनाने के लिए आती हैं, इसलिए आपको बनानी आनी चाहिए।